प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अर्थात चौथे चैप्टर, चौथे पार्ट अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स की चर्चा करेंगे और इसके मतलब को समझेंगे। सत्ता का केंद्र पहले समझना आवश्यक है, उसके बाद में इसके वैकल्पिक केंद्रों की बात करेंगे। सत्ता का केंद्र क्या रहा? पूरे विश्व में शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात अमेरिका का पूरे विश्व पर वर्चस्व बढ़ा। अर्थात 1991 के पहले पूरे विश्व दो ध्रुवों के रूप में था। सोवियत संघ विघटन के बाद एक ध्रुव के रूप में पूरे विश्व के सत्ता का केंद्र अमेरिका माना जाने लगा। यह इसलिए माना जाने लगा, कुछ अमेरिका ने खाड़ी देशों पर हमला करके, बहुत सारे देशों को आर्थिक सहयोग देके, बहुत सारे देशों को अस्त्र शस्त्र देके पूरे विश्व पर एक तरह से अपनी महत्ता को बढ़ाया, पावर्स को बढ़ाया। पावर्स के बढ़ने के बाद जब बहुत सारे देश ऐसे थे जिसके पावर्स को स्वीकार नहीं कर सकते थे, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते थे, यदि उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते थे तो इन परिस्थितियों में अमेरिका के लड़ने के लिए, अमेरिका से आपसी सहयोग करने के लिए जो देश उसके सहयोगी थे उनसे तो उनका जुड़ाव रहा, लेकिन जिन देशों का उनसे सहयोग नहीं लेना चाहते थे, स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे, उनसे नहीं डरना चाहते थे, तो ऐसी परिस्थिति में किसी एक देश के द्वारा उसका विरोध करना या किसी एक देश द्वारा उसके कही गई बातों को नकार देना, यह बड़ा कठिन हो गया था। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे देशों ने, जिसमें एक की शक्ति नहीं थी कि किसी के प्रभाव को, इसके आक्रमण को रोक सके, उससे अपनी बात का प्रतिवाद कर सके, उसके बात का विरोध कर सके, ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे देशों के लोगों ने, बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों ने कुछ देशों को मिलाकर एक क्षेत्रीय संगठन तैयार करने की बात की। अर्थात जो कुछ समय पहले तक अमेरिका को सत्ता के केंद्र के रूप में माना जाता था, वह सत्ता का केंद्र वैकल्पिक रूप से तलाश किया जाने लगा। वैकल्पिक रूप से उसकी योजना कई देशों ने बनानी प्रारंभ की और उसी के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय संगठनों का उदय हुआ। सत्ता के केंद्र के अलावा इस केंद्र को हटाने के लिए, एक जगह से विरत करने के लिए, हटाने के लिए उसे जो हुआ, क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण हुआ। अर्थात जो देश अकेले इस बात से डरते थे कि कोई उस पर प्रहार कर देगा, संकट के समय में कोई सहयोग नहीं करेगा, इन विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम 2-4 देश मिलके, 10 देश मिलके, 15 देश मिलके, 5 देश मिलके ऐसी एक व्यवस्था लाएं, एक ऐसी व्यवस्था का हम उदय करें, डेवलपमेंट करें कि किसी विकट परिस्थितियों में ये सारे के सारे देश हमारी बातों का सहयोग करें, हमारी सुरक्षा पर ध्यान रखें, एकजुटता प्रदर्शित करें।
और उसी के सौजन्य में क्षेत्रीय संगठनों में आसियान बन गया, यूरोपीय संघ बन गए, सार्क बन गया, नाटो बन गया, ऐसे क्षेत्रीय संगठन बने। वैसे मैं अगली कक्षा में इन सब के बारे में अलग अलग चर्चाएं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्षेत्रीय संगठन बने उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम सभी देश जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, वे सभी के सभी एकजुट रहें। कभी आर्थिक संकट आ जाने पर, कभी सैनिक का संकट आ जाने पर, या कभी किसी विदेशी आक्रमण हो जाने की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, ये सभी के सभी संगठन एक दूसरे देशों को मिलकर आप सहयोगात्मक की भावना में रहेंगे और वे एक दूसरे के जुड़ाव होने के नाते वह अन्य देश उस देशों पर हमला करने से भी बचेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक गांव में बहुत सामान्य परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि ऐसे घर में जहां 4-5 बिरादरी के लोग एकजुट हों, उस बिरादरी का या उस टोले पर किसी व्यक्ति का हमला नहीं हो सकता। यदि वे सभी अलग अलग हों, सभी अलग अलग धारणाएं रखते हों, तो कोई व्यक्ति किसी से उलझ सकता है, कोई व्यक्ति किसी से लड़ सकता है और उसका नुकसान कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो सत्ता का केंद्रीकरण हो चुका था पूरे विश्व के में कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो सब पर अपना वर्चस्व कायम रखा हो, जब चाहता है खाड़ी देशों पर हमला करता है, जब चाहता है किसी अन्य देश के यूरोपीय संघ पर हमला करता है, या अपनी किसी बात को मनवाना चाहता है, जबरदस्ती मनवाना चाहता है, तो ऐसे परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों की सहयोग से, विभिन्न क्षेत्रीय संगठन बनाने के पश्चात लोगों के मन में एक पॉजिटिविटी आई, लोगों के मन में एक बलवान होने की क्षमता प्रदर्शित हुई कि हम किसी से डरेंगे नहीं, या एक तरह से यदि मेरे पर किसी बात का संकट आता है, जैसे मान लीजिए कि जो सार्क के सदस्य हैं, भारत है, श्रीलंका है, ऐसे बहुत सारे देश, नेपाल है, तो इन परिस्थितियों में यदि कोई सहयोगात्मक भूमिका में कोई आक्रमण करता है तो हम सारे के सारे देश मिलकर उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ चल सकते हैं। और ऐसी स्थितियों में जितने भी देशों के क्षेत्रीय संगठन बनाए गए, उन सभी संगठनों का जो उद्देश्य था सैनिक सहयोग तो था ही, एक दूसरे से व्यापार से जुड़ना था, एक दूसरे को आर्थिक सहयोग करना था, एक दूसरे को विकट परिस्थितियों में एकजुट होने की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। और इस प्रकार से बहुत सारे जो संगठन बने, यूरोपीय संघ, सार्क, नाटो इत्यादि इत्यादि संगठन बने, उसकी बात क्षेत्रीयता की गई और क्षेत्रीय संगठन बने जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उनका उदय हुआ। और वे वैकल्पिक केंद्र आज भी स्थितियां पूरे विश्व में अलग अलग स्थितियों में हैं, जिसके नाते ये वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखे जा सकते हैं। और इन्हें ऐसा हम नहीं कह सकते कि वैकल्पिक केंद्र के रूप में जो उभरे हैं वो वर्चस्व को बनाए रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे विश्व के बहुत सारे देशों को ये विश्वास हो गया कि ये भी किसी विकट परिस्थिति होने की स्थिति में हमारा सहयोग कर सकते हैं। बस प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इन समस्त यूरोपीय संघ, सार्क, नाटो और आसियान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।